गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 12 चैप्टर है आपका बाजार दर्शन और लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय। प्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था और इनका जो पालन पोषण हुआ वह उनके मामा के यहाँ हुआ। हस्तिनापुर के गुरुकुल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय बनारस में ग्रहण की। 1921 में ये गांधी जी के प्रभाव के कारण असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और अंत में ये स्वतंत्र लेखन करने लगे। इनकी साहित्य सेवा के कारण सन 1984 ईस्वी में इन्हें भारत भारती सम्मान मिला और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनका देहांत सन 1990 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास, ठीक है, उपन्यास परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध और जो कहानी संग्रह है वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजे आदि। निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम। जैनेंद्र कुमार जी का जो साहित्य है, कथाकार के रूप में इनका प्रेमचंद जी के बाद इन्हीं का स्थान आता है। जो प्रमुख उपन्यासकारों में प्रेमचंद को माना जाता है, लेकिन उसके बाद जो द्वितीय श्रेणी में जो नाम आता है जैनेंद्र कुमार जी का ही आता है। जैनेंद्र कुमार जी की पहचान अत्यंत गंभीर और चिंतक के रूप में होती रही है। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन की वह यथार्थ की विकटता के कैसे निरुत्साहित हो सकता है। मतलब यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर हमारे जीवन में समस्याएं तो बहुत आती हैं, लेकिन उन्हें अंतिम सत्य न समझकर और विवश ना होकर उनसे आगे बढ़ते जाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम जब स्वप्न देखते हैं, उन सपनों को सत्य करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यही जैनेंद्र कुमार ने बताने की कोशिश की है और इसी पथ पर हमेशा अगर हम चलते रहेंगे तो हम कभी निरुत्साहित नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, चैप्टर है आपका बाजार दर्शन है। बाजार दर्शन जैसा कि शब्द से ही आपको समझ आना ही चाहिए, क्योंकि बाजार दर्शन मतलब कि जब हम बाजार में जाते हैं तो हमें उसके जो दर्शन होते के साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, ठीक है, हमें अपनी तरफ खींचती हैं, उनका वर्णन जैनेंद्र कुमार जी ने किया है। जबकि ये पाठ बहुत समय पहले लिखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी यह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बिल्कुल इन सब चीज़ों में खरा करता है। बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता और साहित्य का सुलभ लालित्य है। कई दशक पहले लिखा जाने के बावजूद भी आज भी इसमें बाजारवाद को समझने में यह बेजोड़। वे अपने परिचितों, मित्रों आदि से जुड़े अनुभवों को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को किस तरह से अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करते हैं तो हम उसका लाभ सही रूप में उठाते हैं
वरना हमें इस चीज़ में हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फैसले के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो जाते हैं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किसाकों की तरह अपनी बात कहने की कोशिश की है। इस क्रम में उन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र बता डाला है। ठीक है, अब इसमें मैं आपका जो पाठ है वो बताना चाहूँगी। ठीक है, बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे। कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। बहुत से बंडल मतलब सामानों के बंडल उनके पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। तो इसका श्रेय किसको जाता है? हमेशा पत्नी को। कोई भी व्यक्ति है, अगर ऐसा कोई काम होता है तो उसका श्रेय हमेशा पत्नी पर ही डाल देते हैं, अर्थात कि दोषी हमेशा पत्नी को ही बना दिया जाता है। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ने जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। ओट ली जाती है मतलब कि भले ही उसने किया हो या ना किया हो, लेकिन फिर भी दोष पत्नी के ही ऊपर आ जाता है। और एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात कि अगर हमारे अंदर मनी बैग में हमारे में ताकत है। मनी बैग मतलब हमारे पास पैसे की पावर है, तो या पैसे की गर्मी है, तो हम बाज़ार में जाकर उससे कुछ खरीद लेते हैं और हमें जो बाज़ार है वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। पैसे का पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बाज़ार की गर्मी सिर्फ पैसे की गर्मी हम सिर्फ एक बाज़ार में ही दिखाएं। तो उसके लिए हम बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जा सकता है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है, मतलब कि हमें अगर हम इतना कोई चीज़ परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो हमें उसमें पैसे की पावर दिखाई देती है। लोग संयमी भी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं। जब बहुत सारे लोग इस तरह के भी होते हैं कि संयमी होती है, मतलब कि पैसा खर्च नहीं करते हैं, कंजूस जिन्हें कहा जाता है, और वे या संयम पूर्वक पैसा खर्च करते हैं, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है, बाज़ार में अनाप शनाप खर्च नहीं करते हैं, तो उनके पास पैसा होता है, अर्थात कि उनके पास पैसे की पावर अधिक होती है और वे हमेशा पैसा जोड़ने में लगे रहते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। ठीक है, मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, न कि ज़रूरत की। मतलब कि परचेजिंग पावर किसे कहते हैं कि जब हम बाज़ार गए, भले ही हमारे पास पैसा ज़्यादा है, पैसे हैं हमारे पास, मतलब हमारा जो मनी बैग है वो हमें अलाउ कर रहा है, तो हमने एक सामान के लिए हम जाते हैं और हमें 10 चीज़ें वहाँ पर आकर्षित करती हैं और हम उन 10 के 10 को उठाकर 10 के बंडल अपने साथ लेकर चले आते हैं। लेखक कहता है कि फालतू की चीज़ें खरीदने का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण ही है। कि जब हम बाजार जाते हैं तो दुकानदार भी आपने देखे होंगे, हम एक सामान खरीदेंगे तो हमें वो 10 चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं और 10 चीज़ से हमें आकर्षित करना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये लो। इस तरह से जब हम उनके कई बार वही है, क्रेता और विक्रेता और भोक्ता और उपभोक्ता को मतलब जब एक तरह से आकर्षित कर लेता है, ठीक है, तो सामान खरीदा जाता है, अर्थात कि बाज़ार में जाकर हम फालतू की बहुत सारी सामान खरीद लेते हैं जिनकी हमें अभी ज़रूरत भी नहीं है। हम सोचते हैं चलो ठीक है, हमें अच्छा लगा, सुंदर लगा, या हमें आकर्षित कर रहा है, तो ये हमारे कभी काम आ जाएगा। ये कारण क्या होता है? जब हमारे पास पैसे की पावर होती है तभी हम ये सब करते हैं। अगर हमारे पास सीमित अवस्था में पैसा है
तो हम जानकर भी वे चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं। या हमें बाज़ार भी आकर्षित करता है, बाज़ार में जाने के बाद हम किस तरह से आकर्षित होते हैं। ठीक है, मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया। ठीक है, यह ऐसी सजा है कि बेहया ही इसमें नहीं फंसता। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझा लेता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। मतलब कि मूक मतलब चुप रहता है, लेकिन वो चुपचाप ही इतना आकर्षण होता है उसके अंदर कि वो हमें अपनी तरफ खींच लेता है। यह इच्छा जगाता है। हर आदमी को चीज़ को कमी महसूस होती है। मतलब कि जब बाज़ार में जाते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये भी हमारे पास नहीं है, तो ये भी हमें कि चाह होती है और मनुष्य को अपने अभाव की अनुभूति होती है और उसको फिर खरीदने का पागलपन सवार हो जाता है। उसके अंदर असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या, मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। अर्थात कि बाज़ार में जाने के बाद थोड़ा मान ले पैसा नहीं है तो असंतोष होता है, तृष्णा, इच्छाएं बढ़ती हैं, ईर्ष्या कि उसके पास है तो मेरे पास नहीं है इसलिए मुझे भी खरीदनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर भाव कर जाती हैं और हमें बाजार का आकर्षण अपनी तरफ खींच लेता है। लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया तथा शाम को खाली हाथ वापस चला गया। पूछने पर बताया कि बाजार में लेखक का दूसरा मित्र कुछ लेने का था, परंतु कुछ भी नहीं ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था कि दूसरी छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब और की चाह हमें घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होते। मतलब एक दूसरा मित्र जाता है, वो बाजार में जाता है, वह कोई सामान खरीद ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो एक चीज़ खरीदना चाहता है तो सोचता है कि नहीं मैं दूसरी खरीदूँ, तीसरी। अब ये सब सोचकर सारी चीज़ें छोड़कर चला आता है और वह खाली हाथ वापस आ जाता है। बाजार में रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी होती है और तथा मन खाली। यह मन व जेब के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीज़ें निमंत्रण देती है। मतलब खाली मन को जब हम बाज़ार में चलते हैं, तरह तरह के आपने देखा होगा बाहर दुकानों पर हर चीज़ें लटका दी जाती हैं, दिखाई जाती हैं। तो क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि जो भी ग्राहक आए उसका आकर्षण बढ़े, वो उसे ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन सुंदरता देखकर, उसको देखकर वह एक जादू उनके ऊपर होता चला जाता है और वह उन्हें खरीद डालता है। सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं, खलल ही डालती प्रतीत होती हैं जब हमें उसका एहसास होता है। लेकिन वे सारी चीज़ें हमें कई बार, आपने जैसे कि देखा है, हम देख ही रहे हैं, मोबाइल है, हमारी ज़रूरत की चीज़ लगता है हमें, लेकिन कई बार ये हमारी नींद में खलल डालता है। बहुत सारी चीज़ें हमारी साथ ऐसी हैं कि जो हम उन्हें अपने उसके लिए, आराम के लिए ले तो लेते हैं या होड़ में ले लेते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए आगे चलकर भी बहुत हानिकारक होती हैं और उस समय भी होती हैं। इससे स्वाभिमान एवं अभिमान बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय है कि बाजार जाते समय मन खाली ना हो, मन में लक्ष्य हो कि हमें बाजार का आनंद लेना है। वह आपसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मतलब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हम उसी को ही बनाकर लिस्ट लेकर जाएं और वही खरीदें और घर अपने वापस आ जाएं। यदि हमने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया है तो हम ऐसी आवश्यकता से अधिक चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे और जो बाजार का जादू है वह हमें अत्यधिक आकर्षित नहीं कर पाएगा। मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना है, बल्कि शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य की इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। मतलब अपने मनुष्य जो अपनी इच्छाओं को नहीं मार सकता। वह लोभ को जीतना नहीं है। मतलब हम अपने लालच को जीतना नहीं, बल्कि लोभ की जीत है। मन को बंद करना हठ योग है। मतलब ज़बरदस्ती बंद करना, यह भी हमारी हठ है, जिद है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति ही देता है। मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण होता है। उसमें भी विकार, ऐसा नहीं हमेशा विकार ही होते हैं, उसमें बहुत सारे हमारे मन में जो भाव आते हैं
वे बहुत अच्छे होते हैं, उद्देश्य सहित रही उससे उद्देश्य सहित होते हैं। ठीक है, मन मानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमें अपने मन को इतनी भी छूट नहीं देनी चाहिए कि हम बाजार में जाएं और वह आकर्षण का केंद्र बिंदु ही बन जाए। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते। वे लंबे समय से चूरण बेचते। चूरण उनका सरनाम है। ठीक है, वे प्रतिदिन 6 आने से अपने से अधिक नहीं कमा पाते। वे अपना चूरण थोक व्यापारी को नहीं देते तथा न ही पेशगी ऑर्डर लेते। मतलब क्यों नहीं देते? अगर वो थोक में देंगे तो उन्हें पास पैसा मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा, और छुटपुट में बेचेंगे तो छुटपुट में उन्हें पैसा उनके पास ज़्यादा आएगा। ठीक है, वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते और ना ही थोक व्यापारी को देते हैं, ना ही पेशगी ऑर्डर देते। 6 आने पूरे होने पर वह बचा चूरण बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं। जब उनके 6 आने पूरे हो जाते हैं, उसका बचा शेष वे बाजार में बच्चों को बांट आते हैं और सदा स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वे खुश हैं, प्रसन्न हैं, अपने मन से इस काम को कर रहे हैं। उन पर बाजार का जादू नहीं चल रहा है। वे निरक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं हैं, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं जानते हैं। उनका मन अडिग रहता है, पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। मतलब कि पैसा ऐसी चीज़ है कि वो हमें आकर्षित करता रहता है, हमें और लोग, मतलब वह हमें मांगने पर भी मजबूर करता है। तो इसलिए हमें एक दृढ़ निश्चय होना भी जरूरी है। पैसे में व्यंग शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। वह अपने जन्म तक को कोसता है कि मेरा जन्म किस उसमें हुआ है कि मैं एक बाइक नहीं ले सकता, मैं आज तक पैदल चल रहा हूँ। परंतु वह व्यंग चूरण वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। ठीक है, लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है, मतलब जैसे कि चूरण वाला है, उसके पास कितना ठोस बल है कि उसने 6 आने कमा लिए, तो उसके बाद वह कुछ नहीं खरीद पाता है। बल्कि उस बचे हुए चूरण को अगर बेचना चाहे तो बहुत ज़्यादा पैसों में बिक सकता है और भी, लेकिन नहीं, वह अड़िग है क्योंकि अपने उस पर विश्वास है उसे, और उसे बांट देता है। तो ठीक इसी प्रकार का हमारे अंदर जो है